हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो भौतिकी विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। देखिए, जब भी हम वाहन को चलाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बिल्कुल एक दर्पण लगा हुआ रहता है जिससे कि पीछे की जो जगह है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने ये आप लोगों को बिल्कुल वो प्रिज़्म वाले एग्ज़ाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि जो प्रिज़्म है, उस पे अगर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से भी क्या होता है, बहुत से रंग दिखाई देते हैं। इसके पीछे का रीज़न है व्यतिकरण। क्या रीज़न है इसके पीछे का? व्यतिकरण। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किनके कारण होता है? बताइए, यह किनके कारण होता है? तो यह व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण, जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। देखिए, जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण बेसिकली हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? इंटरफेरेंस बोलते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक ही माध्यम से एक ही साथ एक ही बिंदु पर मिलती है, तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? बताइए। तो याद रखिएगा, बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि हीरा जो है वो प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः पारदर्शक होता है। इसे विशेष प्रकार से तराश कर प्रकाश के पारगमन को रोका जा सकता है, ताकि आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का प्रकाश परावर्तन प्राप्त किया जा सके, और इस तराशी के कारण ही हीरे में ऐसी चमक और द्युति आती है जो इसकी सुंदरता का प्रतीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, इसके पीछे एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से हीरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चमकते हैं। इसका मेन रीज़न है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? और उस वजह से ये जो प्रकाश है वो अगर हीरे में प्रवेश करता है तो काफ़ी ज़्यादा मुड़ता है। काफ़ी ज़्यादा मुड़ता है मतलब कि हीरे के अंदर वो प्रकाश की जो किरण है वो काफ़ी ज़्यादा बार टकराती है। तो वो जितनी ज़्यादा बार टकराएगी वो उतना ही ज़्यादा चमकदार होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। इतना जो एडिशनल फैक्ट है वो आप लोग नोट कर लेंगे। आगे देखिए, प्रकाश तरंगे कौन-सी तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, पहले भी मैंने पढ़ाया है। देखिए, जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं, तरंग या कण। तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या हो पाती है, जबकि कण जो है वो प्रकृति से प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं कॉम्पटन प्रभाव की वो व्याख्या होती है। प्रकाश का मूल कण जो है वो फोटॉन होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का जो मूल कण है वो क्या होता है? फोटॉन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? फोटॉन के बारे में बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। परिवर्तन निहित है, बताइए। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा बनती है। देखिए, यहाँ क्या लिखा है, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे कि
पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। ये तो हम लोगों ने स्कूल्स में भी पढ़ा है। आगे देखिए, कोई भी व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर देखकर क्या जान सकता है? अंतर देखकर वह सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में जान सकता है कि लेंस की लंबाई में डिफरेंस हो सकता है, उसके आकार में डिफरेंस हो सकता है। तो जो मेन डिफरेंस होता है वो लेंस की लंबाई और आकार को देखकर जाना जा सकता है। आगे देखिए, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्ति से संबंधित है। आगे देखिए, लैम्बर्ट का कोज्जा नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। प्रकाशिकी में लैम्बर्ट के कोज्जा नियम के अनुसार किसी भी लैम्बर्टी तल से विकिरित ऊर्जा की तीव्रता का प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण के कोज्जा के समानुपाती होता है। आगे देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। 8.3 मिनट। आगे देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पास 8 मिनट में पहुंचता है। आगे देखिए, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, वर्णांधता जो होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वो बेसिकली अनुवांशिक डिजीज है जिसमें कुछ व्यक्तियों को क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाते कि कौन सा रंग कौन सा है। ठीक है, तो इसको किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लिखा है कि डैल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो उसका देखिए, हरा रंग भी नहीं देख पाता है प्रोटेनोपिया में, लाल रंग भी नहीं देख पाता है रोगी, और नीला रंग भी नहीं देख पाता है। उक्त सभी रंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो प्रोटेनोपिया है जिसे डेल्टोनिज्म कहते हैं वो एक प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस ही होती है, लेकिन इसमें जनरली जो रोगी है वो हरा, नीला और लाल रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता। आगे देखिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का जो कारण है वो कौन सी गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस जो है वो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। इसकी तह के कमजोर पड़ने में मुख्य भूमिका जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों ने ही निभाई है। आप लोगों को पता भी होगा कि बेसिकली जो आप लोगों का पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है, कौन सी परत होती है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ओजोन परत। ओजोन परत से ही बेसिकली ओजोन गैस निकलती है, आप लोगों को इतना पता होगा, जो कि समताप मंडल का एक भाग है। जब भी ऐसा होता है कि ओजोन परत जो है वो कमजोर पड़ गई है तो फिर क्या होने लगेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगेगा। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? व्यापक औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप जब प्रशीतकों का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, जिसे फ्रिज कहते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ा तो इनके वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन परत को क्या होगी? हानि पहुंचेगी। अन्य वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो कि वाहनों यानी व्हीकल में धुएं के रूप में मौजूद रहते हैं वह भी ओजोन परत को कमजोर करते हैं, जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत क्या है, बहुत ही एक प्रभावशाली गैस है। आगे देखिए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। किस प्रकार मदद करती है? पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में मदद करती है। इसी वजह से जो ओजोन की परत है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही क्या होगा? यूवी रेज हमारे जो पृथ्वी है उस पर कम आएगा, हमारे स्किन को कम नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, यहाँ लिखा है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण से। आगे देखिए, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? बताइए, किसकी वजह से नहीं पहुंच पाता है? ओजोन परत के कारण। आगे देखिए, किसी स्थिति में दूर की जो चीजें हैं वो फोकस से हटकर दिखाई देती हैं, इसका मेन रीजन क्या है?
निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा, अगर किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसे दूर दृष्टि दोष है। इतना आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आँख के रेटिना पर न बनकर इसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है। ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है। पहला, नेत्र गोलक का व्यास सामान्य से अधिक हो जाने पर, और दूसरा है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाने से। आगे देखिए, उस दृष्टि दोष को क्या कहेंगे जिसमें किसी भी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु जो है वो केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। इसे बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। देखिए जो अबिंदुकता है, अबिंदुकता का कारण आंख की गोलक की असममित वक्रता है, यानी कि बोल सकते हैं असिमेट्रिकल कर्वेचर है, जिससे प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप में फोकस होता है तथा एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप में फोकस हो जाता है। अर्थात मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है। आगे देखिए, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु कौन सा होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक। देखिए आप लोगों ने ये चीज स्कूल में भी पढ़ा होगा कि सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। इसे बेसिकली बोलते हैं नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इसे आंख का निकट बिंदु भी कहते हैं। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। आगे देखिए, जूम लेंस क्या होता है? तो जूम लेंस क्या होता है बताइए? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो जो डायोप्टर होती है वो किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता की। ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता की। डायोप्टर लेंस की जो क्षमता है, बेसिकली डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट है, यानी कि अगर आएगा एग्जाम में कि लेंस की क्षमता जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो वह क्या होगा? डायोप्टर होगा। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। समटाइम्स ऐसे भी पूछ दिया जाता है डेफिनेशन वाला क्वेश्चन कि लेंस की फोकस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, फिर ऑप्शंस में कुछ कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि लेंस की जो फोकस दूरी है वो f मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? p इज इक्वल टू 1/f होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो याद रखिएगा, पराबैंगनी प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी प्रकाश। फिर आगे देखिए, बैंगनी रंग का प्रकाश अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है, अर्थात बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, n इज इक्वल टू C/V। सी जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात जहाँ की बिल्कुल भी क्या नहीं है? हवा नहीं है। और फिर यहाँ पर लिखा है क्या? कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल, उसको V से डिनोट किए हैं, ठीक है। आगे देखिए, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? बताइए। गैलीलियो ने सबसे पहले जो है वो टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। आगे देखिए, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन क्यों अच्छे होते हैं? बताइए क्यों अच्छे होते हैं? वे मंद मंदाकिनियों यानी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते, ये गलत है। फिर है, वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम करते हैं, गलत है। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो बताइए कौन सा सही है? क्योंकि ये सारे काम को करते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए। मुझे पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पता होगा, लेकिन मैं जानबूझ के इसको गलत कर रही थी आप लोगों की कंफ्यूज होने के लिए। तो अपने ऊपर फेथ रखिए, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है।
ये हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था कि जो प्रकाशीय दूरबीन होता है वो रेडियो दूरबीन से अच्छे होते हैं। क्यों होता है? मतलब सॉरी, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि जो प्रकाशीय दूरबीन है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो केवल जब अच्छे प्रकाश होंगे तभी काम करेंगे, जबकि रेडियो दूरबीन तो वैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि वे दिन और रात दोनों में काम कर सकते हैं रेडियो दूरबीन। वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। वे बेसिकली छोटे गैलेक्सियों का भी पता लगा लेते हैं जो कि प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सभी सही हो जाएगा, और सभी सही हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्रकाश किरण पुंज को अत्यधिक दिशिक हो तो क्या कहलाती है? वह प्रकाश किरण जो कि मतलब जिसकी पुंज जो है वो अत्यधिक दिशिक हो, उसे बोलते हैं लेज़र। क्या बोलते हैं? लेज़र। आगे देखिए, प्रकाश की किरण को पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो किससे गुजारना होता है? कांच से जल। याद रखिएगा इस बात को। फिर देखिए, दिए गए विकल्पों में से प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण को पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजारना होगा, क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो जल से अधिक होता है। याद रखिएगा इस बात को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त ही यही है कि जो प्रकाश की किरण है वो अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। आगे देखिए, शब्द इंसोलेशन यानी आतपन का क्या अर्थ होता है बताइए? तो आने वाली सौर विकिरण, ये आतपन नहीं होगा, आपतन होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, किसी भी काल अवधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आपतन कहते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो इंसोलेशन होता है। क्या होता है? इंसोलेशन। जो आतपन है उसका मात्रक क्या होगा? मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर या फिर जूल प्रति वर्ग मिलीमीटर। आगे देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या रीजन है बताइए? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो मैंने बताया था ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारे जो है वो बेसिकली टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे देखिए, अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो याद रखिएगा, पहले गामा, फिर उसके बाद बीटा, फिर अल्फा। देखिए, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता जो है वो होती है गामा रेस की, फिर होती है बीटा, फिर उसके बाद अल्फा। आगे देखिए, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो सबसे ज्यादा जैविक क्षति होती है गामा किरणों से। क्यों? क्योंकि इनकी मैंने अभी जस्ट ही पढ़ाया, वेधन क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। वेधन क्षमता क्या होती है गामा रेज की? सबसे ज्यादा होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।